मेरा चाचा जब से इमाम मस्जिद बना था, गांव में अजीब अजीब से वाकयात होने शुरू हो गए थे। वो जैसे ही असर की नमाज के लिए आजान देता, तो उसी वक्त गांव की एक जवान लड़की मर जाती और चाचा उस लड़की का जनाजा भी ना पढ़ता। वो उस लड़की की शक्ल देखकर कहता कि ये बहुत ही गुनहगार लड़की है, मैं इस लड़की का जनाजा नहीं पढ़ूंगा। अब तो हर रोज ऐसे ही होने लगा था। सब गांव वाले बहुत परेशान थे। गांव की 5 कवारी लड़कियां ऐसे ही मर चुकी थीं। अब तो मुझे भी डर लगने लगा था कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। मुझे मेरे चाचा पर शक होने लगा था। एक रोज जैसे ही वो मस्जिद में आजान देने गया, तो मैं भी उसके पीछे चली गई। मगर मस्जिद में पहुंचकर जो मंजर मैंने देखा, मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा। क्योंकि मेरा नाम सुमैरा है। मैं अपनी दादी के साथ रहती थी। हमारे घर में ज्यादा लोग नहीं थे। मेरा एक चाचा था जो गैर शादीशुदा था और हम लोग एक गांव में रहते थे। मेरी दादी का कहना था कि साल 2 साल तक तेरी शादी कर दूंगी, तब मेरी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। मेरी दादी बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरे चाचा काफी सख्त मिजाज थे। वो मस्जिद के इमाम थे, कहीं आने जाने नहीं देते थे और घर में भी काफी पाबंदियां लगा रखी थी। मेरे चाचू घर में मोबाइल भी रखने नहीं देते थे, किसी से दोस्ती करने नहीं देते थे, अच्छे कपड़े पहनने से भी मना करते थे कि उसकी कौन सी शादी हो गई है जिसने सज संवर कर अपने शोहर को दिखाना है। हमारी किसी भी जरूरत का ख्याल नहीं करते थे। दादी बहुत समझदार थी, लेकिन मानते नहीं थे। फिर दादी कहती थी कि साल 2 साल की बात है, फिर तेरी शादी हो जाएगी, फिर तू अपने शोहर के घर चली जाएगी, वहां जैसे चाहेगी वैसे रहेगी। तेरा चाचा तो ऐसा ही है, तू इसकी बातों को दिल पर ना लिया कर। वैसे ये अलग बात है कि मेरे चाचा को इमाम मस्जिद का काम मिले हुए 1 महीना ही हुआ था। इससे पहले भी वो मौलवी थे, लेकिन सिर्फ अपनी हद तक। उन्होंने घर में ऐसी बातें कर करके मेरी दादी को भी अच्छी तरह बता दिया था। मेरी दादी दोपहर के वक्त किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। वो कहती थी कि सख्त गर्मी में तुम कोई काम ना करो, बस अपने कमरे में कुछ देर आराम किया करो। बेशक सो जाना, लेकिन नमाज से पहले उठ जाया करना। ये वो टाइम होता है जिसमें गांव में भी ज्यादातर लोग नजर नहीं आते थे। वही लोग जो दुकान पर बैठे होते थे, या फिर वो भी दुकान बंद करके चले जाते थे। पूरा घर साए साए करता था। लेकिन एक दिन गांव में शोर पड़ गया। असर की आजान हुई तो थोड़ा वक्त गुजरा था कि थोड़ी देर बाद एक जनाजे का ऐलान हो गया। जब नाम सुना तो हैरान रह गई। ये तो हमारे मोहल्ले की लड़की थी, और वो भी जवान, जिसकी उम्र 17 साल होगी। मैं और मेरी दादी फौरन उसके घर पहुंच गए। लड़की के घर में कोहराम मचा हुआ था। जवान मौत पर वैसे भी बहुत अफसोस होता है। अच्छी प्यारी लड़की थी, उसकी मंगनी भी तय हो चुकी थी। ना जाने उसको क्या हुआ कि वो इस दुनिया से चली गई। पूछने पर पता चला कि कोई पता नहीं कैसे मरी है, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। अगले दिन भी हम लोग गए। उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। वो हमारे हमसाए बनते थे, इसलिए हम लोग भी बड़े उदास थे। मेरी भी लड़की से बातचीत थी। कभी कभी छत पर एक दूसरे को देख लेते थे तो दूर से सलाम कर लिया करते थे। आने जाने से तो चाचा ने मना किया हुआ था। एक करीबी रिश्तेदार से थोड़ी बहुत बात हुई थी। उन्होंने कहा कि कैसे मरी ये तो पता नहीं है, बस वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। जब माँ बुलाने के लिए गई कि बेटी चाय बना दे, उसने आगे से जवाब नहीं दिया। जब बेटी को हाथ लगाया तो उसका वजूद बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। वो बेचारी नींद में ही इस दुनिया से चली गई। मेरी दादी हैरान रह गई और मैं भी। मेरी दादी का कहना था कि लगता है कोई साया हो गया होगा, उसी ने जान ले ली होगी इसकी, वरना जवान लड़की थी, इसको कौन सा कोई बीमारी थी। सारे गांव वाले यही कह रहे थे कि आजान हुई है और 2 मिनट बाद लड़की बेचारी फोत हो गई है। रात हुई तो मैंने देखा कि मेरे चचा इधर उधर फिर रहे थे। उनको नींद नहीं आ रही थी। मैं पानी पीने के लिए उठ गई थी। तब सोचा चाचा से पूछ लूं, शायद किसी चीज की जरूरत हो। बस मेरा पूछना था कि उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुझे क्या जरूरत है मेरे मामले में बोलने की, मैं जाग रहा हूँ तो मेरी मर्जी। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगा। दफा हो जा, अपने कमरे में जाकर सो जा। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मैंने क्या किया था।
میں نے तो सिर्फ पूछा था। मुझे वैसे अपने चचा से बड़ा डर लगता था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने कमरे में सो गई और सुबह किसी को ये बात भी नहीं बताई। लेकिन अगले दिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग हैरान रह गए। अगले दिन भी यही हुआ कि जैसे ही असर की आजान हुई, एक घर से अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर रो रहे हों, तो आवाज आसपास गूंज जाती है और ये आवाज बड़ी करीब से ही आ रही थी। मेरी दादी ने मुझे कहा कि जरा ऊपर जाकर देखो, ये आवाज इस घर से आ रही है। जब मैंने छत पर जाकर देखा, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। आवाज तो सामने वाले घर से आ रही थी। उनके घर में मातम पड़ा हुआ था और औरतें अपने आप को पीट रही थीं और रो रही थीं। मेरी दादी ने कहा कि तौबा, ये क्या हो गया है। एक जनाजा कल उठा और आज फिर से यही हुआ है। वो भी इसी टाइम पर। एक जवान लड़की इस दुनिया से चली गई थी। 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़ी मन्नतों मुरादों से मांगा था। उसके बाप को बेटी का बहुत शौक था। बाप तो बेचारा सख्ते में चारपाई पर पड़ा था और माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। ये लड़की तो मेरी जितनी थी। हम लोग स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। लड़की को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे सो रही है। ना उसके जिस्म पर कोई निशान था और ना ही उसे देखकर लगता था कि वो बीमार रही होगी। बेचारी के माँ बाप बहुत रो रहे थे। मेरा तो वहां बैठकर दिल ही खराब होने लगा। मैंने दादी से कहा कि अपने घर चलते हैं। हम उनके लिए वैसे भी कुछ नहीं कर सकते थे। घर आए तो मेरी दादी ने मेरे चाचू को कहा कि पास वाले जमाल की जवान बेटी बेचारी इस दुनिया से गुजर गई है। तू जरा उनके घर चला जा, हमसाए हैं, कोई काम होगा तो कर लेना। उसने कहा कि मेरा तो अजान का टाइम होने वाला है। वैसे भी मैं क्या कर सकता हूँ। उनके 7 जवान बेटे हैं जो मिलजुल कर सारे काम कर लेंगे। उन्होंने मुझे नमाज जनाजा के लिए बुलाया था और मैंने जनाजा पढ़ने के लिए भी इनकार कर दिया है। मेरी दादी गुस्से में आ गई और बोली, तू किस तरह का इंसान है। नमाज जनाजा पढ़ाना तो नेकी का काम है और तूने इनकार कर दिया। तब मेरे चाचा का कहना था कि वो लड़की बहुत गुनहगार थी। मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता और ना ही बता सकता हूँ कि वो क्या करती थी। मेरी दादी ने कहा कि किस तरह की बातें कर रहा है। अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह की मस्जिद में आजान देता है। तेरा दिल इतना सख्त क्यों है। बेचारों की जवान बेटी मर गई है और तू उस पर इल्जाम लगा रहा है। तेरे दिल में जरा सा भी दुख नहीं आया। उसने कहा, मेरे दिल में कौन सा दुख है, अच्छा हुआ मर गई है। उसके बाद मेरा चाचू घर से निकल गया और मगरिब की आजान देने चला गया। अगले दिन भी हम लोग उनके घर गए थे। हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन घर में थोड़े बहुत काम करते रहे, उनको तसल्ली देते रहे। मेरी दादी बड़ी परेशान थी। रात को बैठी थी तो काफी डरी हुई लग रही थी। मैंने कहा कि क्या बात है। कहने लगी कि 2 दिन में 2 जवान लड़कियों के जनाजे उठ गए। जरूर कोई ना कोई मसला है। दादी ने कहा कि खुद सोचो, उन दोनों बच्चियों को कुछ भी नहीं था, फिर वो इस दुनिया से कैसे चली गई। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मैं भी तो जवान लड़की थी। मुझे डर लगने लगा था। मैंने कहा कि दादी, कहीं मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। मैं अपनी दादी के गले लग गई और मेरी दादी ने भी मुझे गले लगा लिया था। उन्होंने कहा कि आज से तू मेरे कमरे में सोया कर। मेरे अच्छे वाले बेटे की आखिरी निशानी है। मेरे चाचा घर में आया और उसने हमारी आखिरी बात सुन ली। मेरे चाचा ने कहा, सारा गांव तो पागल हो गया है। मेरे घर वाले तो पागल ना हो। जहां भी जाओ यही बातें हो रही हैं कि 2 दिन में 2 जनाजे उठ गए हैं। कोई न कोई चक्कर हो सकता है। लड़कियों ने खुदकुशी कर ली होगी। मेरी दादी ने कहा कि एक लड़की तो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, सारे घर की लाडली थी, वो क्यों खुदकुशी करती। और दूसरी लड़की की शादी होने वाली थी, उसने खुदकुशी क्यों करनी थी। मेरे चाचा ने कहा कि अम्मा, तुझे नहीं पता आजकल की लड़कियां क्या करती हैं। आजकल वो हालात नहीं रहे हैं कि लड़कियों को बाहर निकालोगे तो बिगड़ जाएंगी। आजकल तो लड़कियों को घर की 4 दीवारी में रखो तब भी बिगड़ जाती हैं। ये जो फितना मोबाइल हाथ में आ गया है, सारी दुनिया उनके सामने आ जाती है। एक मोबाइल से इतने गुनाह हो सकते हैं, आपको क्या पता है।
मेरे चाचा ने तो तकरीर शुरू कर दी। मेरी दादी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस अपनी बच्ची की फिक्र है कि इसको कुछ ना हो जाए। वैसे भी जो दो लड़कियां इस दुनिया से गई वो आसपास के इलाके से थीं। मेरे चाचा ने कहा कि अपनी सुमेरा को कुछ नहीं होना और आप भी इसको नहीं डराएं। चाचा ने कहा कि जाओ मेरे लिए जाकर खाना ले आओ। मैंने कहा कि लाइट गई हुई है, लाइट आ जाने दे। किचन में बड़ा अंधेरा था, मुझे डर लगता है। मेरे चाचा को और गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अब देख लो, इसको तो काम न करने का बहाना मिल गया है। मैं उठ गई और मोमबत्ती की रोशनी में ही किचन में चली गई। दादी ने चाचा को कहा कि क्यों बेचारी के पीछे पड़ा रहता है, बच्ची है, हमने इसकी शादी भी करनी है। पहले तेरी शादी करेंगे तो इसकी शादी करेंगे ना। घर में एक बेटी आ जाएगी तो दूसरी जाएगी। अगर इसको भेज दिया तो फिर घर के काम कौन करेगा। मेरे से तो कुछ नहीं होता, जितनी ये मेरी खिदमत करती है इतनी मेरी कोई और खिदमत भी नहीं कर सकता। तू जल्दी से शादी क्यों नहीं कर लेता। अगर तेरी शादी हो जाती तो आज तेरे बच्चे भी हमारी सुमेरा की उम्र के होते। मेरे चचा ने कहा कि मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा, आप मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। मेरी दादी ने कहा कि कोई वजह तो होगी। तब मेरे चाचा ने कहा कि वजह यही है कि मुझे जिस तरह की लड़की से शादी करनी है, इस तरह की लड़कियां आजकल आना बंद हो गई हैं। आजकल की लड़कियों ने मोबाइल पर बहुत से लड़कों से दोस्ती लगा रखी होती है। मेरी दादी ने कहा कि लेकिन हर इंसान तो गलत नहीं होता। अम्मी, मैंने किसी से भी बहस नहीं करनी, बस ये मेरा आखिरी फैसला है कि मैंने शादी नहीं करनी है। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और अपनी इसी बच्ची के लाड नखरे उठाकर इसकी शादी करवा दें। लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ कि शादी पर कोई भी फजूल रस्म नहीं होगी। बस कोई अच्छा सा घर देखकर इसकी शादी करवा दें। मस्जिद में बैठकर निकाह करवा देंगे, निकाह भी मैं ही पढ़ाऊंगा। इसको यहाँ से चलता करो। और रही बात तेरी, तो सुन ले, तेरे हाथ पैर सलामत हैं, तू अपना ख्याल रख सकती है। और अगर नहीं करनी इसकी शादी तो बेशक ना कर, इसको अपनी खिदमत के लिए रख ले। वैसे भी बड़े भाई ने हमारे लिए क्या किया था, कुछ भी तो नहीं किया था। सारी जिंदगी अपनी बीवी की गुलामी करता रहा है, उसको लेकर एक तरफ हो गया। और फिर ये तो अच्छा हुआ कि उसे इसके लिए सजा मिल गई। मेरी दादी ने कहा कि शर्म कर, भाई और भाभी के मरने पर खुशी का इजहार कर रहा है। तब चाचा कहने लगा कि सबको उनके किए की सजा मिलती है और इसी दुनिया में मिलती है, ये बात हमेशा याद रखना। मैंने अपने चचा के लिए खाना निकाल दिया और वो खाना खा के सो गया। मेरी दादी का कहना था कि ये लड़का तो पागल हो गया है, पता नहीं मैं क्या करूं। मेरा बड़ा बेटा जैसा भी था बुरा नहीं था, अगर अपनी बीवी के हक में अच्छा था तो इसमें क्या बुराई थी। मेरी दादी मुझे मेरी अम्मी अब्बू की बातें सुनाती रहती थी। वो कहती थी कि तेरी अम्मी और अब्बू बहुत अच्छे थे, तुम्हारी माँ इस गांव की नहीं थी, वो शहर की थी। यहाँ पर वो रह ना सकी, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं थी और बस किस्मत बुरी थी जब वो दोनों इस दुनिया से चले गए और एक हादसे में हम लोगों को अकेला छोड़ गए। शुक्र है कि उस दिन तू हमारे पास थी, नहीं तो तूने भी इस दुनिया में नहीं होना था। लेकिन मुझे तो पहले ही डर लग रहा था कि कहीं वाकई मैं इस दुनिया में ना रहूं, क्योंकि तीसरे दिन भी गांव की एक जवान लड़की ठीक उसी वक्त नमाज़े असर की आजान होते ही फौत हो गई थी। अब तो रोज ही इस गांव से जनाजे उठते थे। एक दफा कहीं से उठते उठते ये बात हमारे कानों तक भी आ गई कि जब से ये इरशाद ने आजान देना शुरू की है, तब से ही आजान के फौरन बाद कोई न कोई लड़की मर जाती है। ये सब कुछ इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। ये कोई गुनहगार इंसान तो नहीं है जो अल्लाह की मस्जिद में मिंबर पर खड़ा होकर आजान देता है तो उसकी सजा हम सबको मिलती है। मेरे चाचा तक ये बात पहुंची तो उसने भी गुस्से का इजहार किया। उसने कहा कि जिसने भी ये बात की है वो मुझे मिल जाए तो मैं उसको बताऊंगा, भला इसमें मेरा क्या कसूर है। गांव में छोटी छोटी बातें बहुत फैल जाती हैं। आजकल सबका मौजू यही था। लोग असर के टाइम अपने घर में कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देते थे और अपनी बेटियों को घर से बाहर भी नहीं जाने दे रहे थे। एक दिन मैंने कुछ बहुत ही अजीब देखा। मेरी दादी की तबीयत खराब थी क्योंकि उनके सर में बहुत दर्द था और मेरे चचा घर पर नहीं थे। मैं दर्द की गोली लेने के लिए करियाने की दुकान तक गई। मेरी दादी ने कहा कि तेरे चाचू ने देख लिया तो तेरी जान ले लेगा।
मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा, एक दो थप्पड़ मारेगा तो खा लूंगी। जब मैं दुकान पर गई तो वहां पर एक लड़की खड़ी थी जिसको मैं जानती थी। वो मेरी उम्र की थी। थोड़ी मेरी उससे बातचीत हो गई। उसने कहा कि वो बहुत डरी हुई है, कोई पता नहीं क्या हो जाए। मैं उसको अपने साथ लेकर चलने लगी। उसका घर पहले आ गया तो वो अपने घर में चली गई और मैं अपने घर में दाखिल हो गई। घर में आई तो मैंने अपनी दादी को दवाई दे दी, लेकिन उस दिन वही लड़की इस दुनिया से चली गई जो मुझे दुकान पर मिली थी। सब कहते थे कि लड़कियां खुदकुशी कर रही हैं, उनके माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए ये बात छुपा रहे हैं। लेकिन मैंने उस लड़की को देखा था। उसको देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लगता था कि ये कोई जिंदगी से तंग थी और अभी जाकर अपनी जान ले लेगी। ये गांव ऐसा बन गया था कि जैसे अब यहाँ कोई भी नहीं रहता है। कौन किस टाइम निकलता था, किस टाइम आता जाता था, किसी को पता नहीं था। औरतें तो बिल्कुल ही घर से बाहर नहीं निकलती थी और जवान लड़कियों की जिंदगी तो आजाद होकर रह गई थी कि वो घर के अंदर ही पड़ी रहती थी। एक दिन मैंने अपने चचा को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लिया। हमें तो वो घर में फोन रखने नहीं देता था, लेकिन उसके पास फोन था जिस पर वो दिन भर अजीबो गरीब किस्म की खबरें सुनता रहता था कि बेटे ने माँ को मार दिया, बहन ने बाप को मार दिया, भाई ने बहन को मार दिया और ना जाने क्या क्या। आज फोन पर किसी से कह रहा था कि फिक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता सारी गंदगी खत्म हो जाएगी। गांव वाले तो कहते हैं कि लड़कियां खुद अपनी जान ले रही हैं, इसलिए मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मेरा चाचू लड़कियों की मौत से ऐसे खुश हो रहा था जैसे इंसान अपने घर में चूहे मारकर खुश होता है। मैंने बहुत सी लड़कियों को मरते हुए देखा था। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जवान बच्चियों के माँ बाप तो थे जो दिन रात रोते रहते थे। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने चचा का पीछा करूंगी और पता करूंगी कि ये क्या करता है। ये करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे तो घर के दरवाजे तक जाने की इजाजत नहीं थी। पहले सोचा कि दादी को बताकर उनको एतमाद में ले लूं, लेकिन मेरी दादी तो मेरी इतनी फिक्र करती थी कि उन्होंने कहना था कि कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ न कुछ जरूर करूंगी। और मैं बहुत डर रही थी। किसी न किसी को बताना भी जरूरी था। मुझे सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ाया गया था। मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास चली गई, जो मुझे बेटी कहते थे। वो सारी लड़कियों से बहुत शफकत से पेश आते थे। मैंने उनको जाकर सारा मामला बता दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हें शक हो रहा है। मैंने कहा कि जी हाँ, मुझे शक हो रहा है। मैं ये शक दूर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कल को अगर मुझ पर कोई इल्जाम लगे तो आप मेरा साथ दें। आप इस गांव के बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, स्कूल चलाते हैं, लोग आपकी बात मानते हैं। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें जो भी करना है तुम करो और सबूत लेकर आओ। उसके बाद मेरा एक पुलिस वाला जानने वाला है, मैं उसको भी बुला लूंगा। वो हमारी हर तरह से मदद करेगा। मैं अपने चाचा का पीछा करती रही। पूरा दिन तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब असर का वक्त हुआ तो वो मस्जिद से चला गया। मैं उनके पीछे थी। डर की वजह से कोई भी घर से नहीं निकल रहा था। मस्जिद बिल्कुल वीरान पड़ी थी। चाचा किसी को फोन करने लगा और उसको कहा कि फला मकान नंबर है और इस तरफ से रास्ता जाता है, वहां पर चली जाओ। गली में बाहर की तरफ खुलती है। इस टाइम वो सो रही होगी, वहां से अंदर दाखिल हो जाना। खिड़की का ताला मैंने पहले ही तोड़ दिया है और काम खत्म करके वापस आ जाना। मैं हैरान रह गई कि उसके बाद चाचा अजान देने की तैयारी करने लगे, वजू करने लगे। इसका मतलब ये कि वो किसी और के हाथों किसी लड़की को मरवाने वाला था। मैंने सुन लिया था। मैं उस घर की तरफ भाग उठी और रास्ते में प्रिंसिपल साहब को भी बता दिया। जब हम कमरे में पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। एक आदमी उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। उसके मारने का तरीका बड़ा ही अजीब था। कहते हैं कि इंसान की गर्दन पर एक रग होती है जो इंसान की गर्दन के पीछे की तरफ जाती है। अगर उस पर बहुत जोर से वार किया जाए तो इंसान काफी घंटों के लिए बेहोश हो जाता है, और अगर ज्यादा ही जोर से मारा जाए तो इंसान मर भी सकता है। ये कातिल उसी रग पर वार किया करता था। इतना गांव में किसी को भी इल्म नहीं था, और ये रग गर्दन के बिल्कुल पीछे होती है जिस पर कोई ध्यान नहीं होता था। हम वक्त पर पहुंच गए और उस लड़की की जान बच गई। हमारे साथ एक पुलिस वाला भी था
उसने फौरन उस आदमी को पकड़ लिया और उसे पुलिस वाले पकड़ कर ले गए। लड़की के बाप को भी सब कुछ बता दिया गया। गांव के मुअज्जिजीन भी इकट्ठे हो गए। सब मेरी बहादुरी की दाद दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद पुलिस ने उस आदमी से पूछने के बाद हमें बताया कि ये मेरे चचा का बहुत ही गहरा दोस्त है और यही सब कुछ करता था। वो कहता था कि इन जवान लड़कियों को मारकर हम दोनों को सवाब मिलेगा। जिस लड़की को सबसे पहले मारा गया था वो फोन पर किसी से बात करती थी, उसे पसंद करती थी, उससे शादी करना चाहती थी और वो उसका मंगेतर था। मगर मेरे चाचू को ये बात पसंद नहीं थी कि शादी से पहले दोनों फोन पर बात क्यों करते हैं। इसलिए दूसरी लड़की अपने माँ बाप के साथ बहुत बदतमीजी करती थी और ये बात मेरे चाचू को बहुत नापसंद थी। हम सब हैरान थे कि मेरे चाचू इन सब लड़कियों पर नजर कैसे रख लेते थे। अब मुझे समझ आई कि वो मुझ पर अजीबो गरीब बातें क्यों करता था। चाचू उसी टाइम ये सब करवाता था जब वो नमाजे असर के लिए आजान देने जाता था। पुलिस ने मेरे चाचू को पकड़ लिया। वो मुझे भी जान से मार देना चाहता था, लेकिन अब उसको पकड़ लिया गया था। मेरी दादी का सर भी शर्म से झुक गया था। उन्होंने कहा कि तेरे जैसा बेटा पैदा करने से अच्छा था कि मेरा कोई बेटा ना होता। चाचू को पुलिस पकड़कर ले गई और बाद में पता चला कि वो नफसियाती मरीज था। पूरा दिन इस तरह की खबरें वगैरह सुनता रहता था, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो गया था। उसे औरतों से नफरत थी। वो शादी भी नहीं करना चाहता था। सबने मेरी तारीफ की थी कि तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, नहीं तो ये पागल इंसान न जाने क्या क्या करता रहता। उसके बाद हम लोग बिल्कुल अकेले रह गए थे। मेरे लिए गांव के सबसे अमीर खानदान यानी कि चौधरियों के घर से रिश्ता आ गया। उन्होंने कहा कि ये बहुत बहादुर बच्ची है, इसका हमारे खानदान में होना जरूरी है। कल को इससे हमारी नस्ल पैदा होगी, वो भी बहादुर होगी और मुझे शोहर के रूप में एक बहुत अच्छा और खूबसूरत इंसान मिल गया। दादी को भी उन्होंने अपने साथ रख लिया। अब हम लोग हवेली में रहते हैं। जब इंसान बहादुरी करता है और किसी की जान बचाता है तो उसे इनाम जरूर मिलता है, और मेरे लिए तो यही इनाम था कि मेरी सारी जिंदगी एक अच्छे खानदान में गुजरने वाली थी। मेरे चाचू को उम्र कैद की सजा हो गई थी और जेल में उनका इलाज भी चल रहा है।